नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होना है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड समय है और उसी लिमिटेड समय को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ये शून्य से शिखर तक बैच आया है, ये शून्य से शिखर तक के बैच का मतलब ही है कि अगर ये आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी, जो बीच में है उनके लिए भी, हम उनको शिखर तक ले जाने वाले हैं। मतलब, और इसका लक्ष्य क्या है? इस बैच का लक्ष्य है अपनी नौकरी पक्की, मतलब एटलीस्ट कम से कम आपको एक सीट आपका कंफर्म हो आपके एग्जाम में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी टारगेट को हम लोग लक्ष्य बनाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम टॉप एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यू भी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो जिस एरिया को आपका एसएससी जीडी एग्जाम टारगेट करता है उसको ध्यान में रखते हुए टॉप एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से जो संभावित प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यू के माध्यम से हम ट्रेंड समझेंगे कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो किस पोर्शन को ज़्यादा टारगेट कर रहा है और किस पोर्शन को कम टारगेट कर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यू भी करेंगे, और पीवाईक्यू करने के साथ हम उसके एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जिसे कई बार होता है कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ करके उसके ऑप्शन से क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया जाता है, और कई बार पीवाईक्यू से डायरेक्ट पीवाईक्यू भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। एसएससी में तो बहुत बार देखा गया है कि कई बार जो क्वेश्चन है वो हूबहू, मतलब सेम टू सेम ही रिपीट हो गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुगल, मतलब ये डैश करके उसके बाद साम्राज्य, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो आपको उस साम्राज्य का नाम बताना है जिसके अंतर्गत अधिकांश जो है वर्तमान में जो उपमहाद्वीप हैं वो आते हैं। तो ये कुषाण वंश था? नहीं था। गुप्ता था? नहीं। चोल था? नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है? सी, मौर्य साम्राज्य है। अब आप बताइए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, मतलब किस राजा ने इसको स्थापित किया था। इसके, या कह सकते हैं कि जो इस वंश का पहला राजा कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उनका? इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की जो है उपाधि वो धारण की थी। और इनको कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता कि सकारी नाम से किसको जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सकारी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे कि इनको सकारी नाम से भी जाना जाता है। इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और बताइए इनके बारे में कुछ। और जो अखंड भारत हम इसमें कहते हैं नहीं कि अखंड भारत हम लोग लेके रहेंगे, तो जो इंडिया में अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो मौर्य काल से ही लिया गया है। मौर्य काल में जो है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में समझ लीजिए कि हम लोग पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पे मौर्य वंश का राज्य था। उसमें जो चंद्रगुप्त, एक इनके मौर्य वंश के बहुत प्रतापी राजा हुए हैं जिनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। उनका क्या नाम है? उनका नाम है अशोक। इन अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक के शासनकाल में ही ये जो वर्तमान उपमहाद्वीप थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पे इनका शासन था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। और जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। और इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए देशों में विदेशों में भी अपने पुत्र और पुत्री को वहां भेजा था। जैसे श्रीलंका हो गया, सीरिया हो गया, और सारे जो देश हैं वहां इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्री को और पुत्र को भेजा था वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची को, जो सांची का स्तूप है, निम्नलिखित में से किस वर्ष
यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो अब बताइए इसको किस सन में सांची का जो स्तूप है वो किस सन में यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 1999? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 1989 वाला ऑप्शन सही है। अब बताइए यूनेस्को है क्या? जो ये यूनेस्को बार बार पूछा जा रहा है या बार बार आप नाम सुनते होंगे, तो वो बताइए कि यूनेस्को है क्या? यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मुख्यालय है पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? किस देश में पेरिस है? वो है फ्रांस में। किस देश में है? फ्रांस में। तो अब बताइए कि यूनेस्को का काम क्या होता है? यूनेस्को जो है वो क्या काम करता है? यूनेस्को करता है शिक्षा, प्रकृति तथा जो समाज विज्ञान है और जो संस्कृति और संचार के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान है। और यूनेस्को में जिस धरोहर को यानी जिस धरोहर को जैसे सांची का स्तूप जो सम्मिलित किया गया है, तो अगर सांची का स्तूप जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आ गया है तो इससे क्या होगा? सांची में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आना शुरू कर देंगे। और पर्यटक आने से क्या होता है? इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी देश में अगर ज्यादा वहां पे पर्यटन का काम ज्यादा हो रहा है तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। या किसी भी राज्य में अगर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं तो टूरिस्ट आएंगे तो क्या होंगे? खर्च करेंगे, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जिस भी बिल्डिंग को या इमारत को या जो जो स्तूप होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और क्या होता है? उनका जो है जो पहचान होता है वो ग्लोबल हो जाता है। और ग्लोबल होने से जैसे मान लीजिए सॉरी, जो सांची का स्तूप है वो अगर वो यूनेस्को में शामिल हो गया तो इससे क्या होगा? जो टूरिज्म है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जो जो लोग सांची के स्तूप के बारे में नहीं जानते थे पहले, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आने से वो भी उसको जानने लगेंगे। तो यही फायदा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अब बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा उसको। यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसमें भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के संबंध में टीसीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी टीसीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है कि टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा कॉर्पोरेट ट्रेड शेड्यूल या कैश ट्रांजैक्शन स्कूटनी या क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटमेंट। इसका ऑप्शन बी सही होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब बताइए जो है ये सीटीएस को किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था आरबीआई ने। किस वर्ष में? 2010 में। और इसको टीसीएस को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था जो चेक होता है ना, चेक की वजह से बहुत बार चेक को आदमी लेकर के इस बैंक से उस बैंक से उसको दौड़ता रहता है या चेक खो जाने का भी डर रहता है। तो चेक की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए इसको चेक को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब अगर आपको किसी बैंक से चेक जमा करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सबमिट कर सकते हैं, फिजिकल रूप में ना करके।
बैंक चेकों से भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए आरबीआई ने इस प्रणाली को विकसित किया था। इसमें भुगतान करने के लिए बैंक को पूरा पूरा चेक ना दे करके उसको इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर भेज दी जाती है, तो इससे उनका काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष यानी किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड था। उस समय जो इम्फाल का जो विश्वविद्यालय है वो काफी न्यूज में था। तो ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत ये पारित किया गया था। ये 2018 का अधिनियम जो आया था उसके तहत ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। मतलब ऐसे आपको विज्ञान का नाम बताना है जो मृदा प्रबंधन के विषय में जानकारी देता हो, फसल चक्र खरपतवार के विषय में जानकारी देता हो, कीट और नियंत्रण के बारे में जानकारी देता हो, फसलों की वृद्धि कैसे हो और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो जलवायु है उसके अध्ययन के बारे में जानकारी देता हो, तो उस विज्ञान को आप क्या कहेंगे। और आप ऑप्शन से भी बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं कि एक घास विज्ञान हो ही नहीं सकता है, शरीर रचना विज्ञान ये भी नहीं होगा, उसके बाद से ये है कोशिका विज्ञान ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा डी कृषि विज्ञान। कृषि के थ्रू ही मृदा प्रबंधन के विषय में जानकारी आपको, मतलब आप कृषि कर रहे हैं तो आप मृदा कैसी है उसके विषय में जानकारी रखेंगे ही फसल चक्र कैसा है उसके विषय में जानकारी रखेंगे, कीट को और खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए वो भी जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो जलवायु क्लाइमेट के बारे में भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कृषि विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो अब क्या पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में आपको जानकारी कलेक्ट करना है तो आप ऑप्शन से भी बड़े आसानी से टिक कर सकते हैं। सामाजिक स्थिरता में पारिस्थितिकी तंत्र को इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अस्थायी विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, डी बचा, और ये क्या होगा पारिस्थितिकी विकास। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस सन में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। अब बताइए कि जो पेशेवर खिलाड़ी थे, मतलब जो मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनको नए खिलाड़ियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा कराई गई और इससे क्या हो गया, टेनिस में एक ओपन एरा की शुरुआत हुई। जब ओपन एरा की शुरुआत हुई तो उसी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ओपन एरा की शुरुआत जो है वो किस सन में हुई। तो आपको ऑप्शन में बताना है कि ये 1938 में हुआ, 68 में हुआ, 58 में हुआ या 48 में हुआ। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी, ये होगा 1968 में जो है वो ओपन एरा की शुरुआत हुई। किस खेल में, वो है टेनिस में। चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग रूम मनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो लिविंग रूम मनी किस राज्य का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो ये हुआ त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा होगा। अब बताइए जो महाराष्ट्र है उसका लोक नृत्य क्या है, केरल का क्या है और उड़ीसा का क्या है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है
उसका नाम क्या है? केरल का क्या नाम है? महाराष्ट्र का क्या नाम है? महाराष्ट्र के लोक नृत्य का नाम है तमाशा। और केरल का? कथकली। ठीक है। अब उड़ीसा का जो लोक नृत्य है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप समझ लीजिए कि आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उड़ीसा के लोक नृत्य का क्या नाम है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पर पहुंची है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप गूगल करके मत बता दीजिएगा, पढ़ के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक आई थी, काफी चर्चा में भी थी, उसका नाम था एग्जाम वॉरियर। उसके लेखक कौन है? आपको बताना है कि लेखक कौन है। ये थे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे करंट में प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? बताइए कि मनुष्य में जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने युग्म, उसमें गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। अब ये शादी वाला मत समझ लीजिएगा कि शादी में नहीं कहते कि 36 के 36 गुण मैच कर रहे हैं, वो गुण नहीं है, गुणसूत्र है ये। तो गुणसूत्र आपको बताना है कितने गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने युग्म होते हैं उसके? 23 युग्म होते हैं। और गुणसूत्र होते क्या हैं ये बताइए। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। गुणसूत्र जो है सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंत्र रूपी पिंड होते हैं, जो है आनुवंशिक गुणों को, मतलब आनुवंशिक गुण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आनुवंशिक गुण है, जैसे एक कह सकते हैं कि मेरे पापा के जो है वो बाल जो है वो घुघराले हैं। तो उन्हीं का आनुवंशिक लक्षण मेरे में आ गया, तो मेरे भी बाल क्या हैं? घुघराले हैं। तो यही होता है आनुवंशिक लक्षण, मतलब जो चीज आपके पिता या माता से आप में ट्रांसफर हुई हो उसी को आनुवंशिक गुण बोलते हैं। तो उसको निर्धारित करने में और संचारित करने में जो है गुणसूत्रों की बहुत बड़ा भूमिका होती है, तो वही गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? अब आप अगर आप इसका आंसर बिल्कुल आपको पता नहीं है तो केवल एक शब्द पकड़ के आप इसको, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। वो शब्द है कोच। कोच कौन होता है? गुरु होता है। और इन चारों ऑप्शन में बताइए गुरु कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं हो सकता है। ध्यानचंद्र जी, ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, ये भी नहीं होगा। द्रोणाचार्य कौन थे? वो थे गुरु थे। अर्जुन क्या था? द्रोणाचार्य का ही शिष्य थे ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको हल्का सा कॉमन सेंस लगा करके आप उसका क्वेश्चन आंसर जो है निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है ना, तो आपके क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम आप देने जा रहे हैं और आपके जो एग्जाम होंगे वो 80 क्वेश्चन के होंगे, कितने नंबर के होंगे? 160 नंबर के। तो अगर मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन अपने बिल्कुल करेक्ट करेक्ट किया है, आपको पता है कि बिल्कुल ये 100% जो है वो सही होने वाला है, तो आपके नंबर कितने होंगे? 100। कट ऑफ जो है वो 100 से 110 के बीच में जाती है। तो आप समझ लीजिए बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। तो आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं तो उसे क्या कीजिए, जैसे आपके कितने क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं? अभी आपके 30 क्वेश्चन छूट रहे हैं एग्जाम में। तो उसको क्या कीजिए, अब कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा जिससे आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप इस 30 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन और कीजिए, या हो सके तो
15 तक जाइए कि आप सेफ जोन में चले जाएं। 10 क्वेश्चन और करेंगे तो मान लीजिए 20 नंबर और ऐड होंगे, तो आप क्या हो गया, कट ऑफ से ऊपर हो जाएंगे। अगर 100% सही है तो, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं हुआ, तो 15 क्वेश्चन और कीजिए, 30 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन गलत भी होंगे तब भी आप कट ऑफ से ऊपर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। तो ये क्वेश्चन जो है करंट वाले पोर्शन से पूछा गया था। तो जो बच्चे पिछले बार एग्जाम दिए होंगे उनको पता है कि करंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आपके एग्जाम में, और जो नए हैं वो भी जान जाएं कि करंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके रोल में। तो जीएस टाउन यूट्यूब चैनल जो है ना, वो आपके आने वाले समय में पूरे 1 ईयर का करंट जो होता है वो कराएगा, जो आपके जीडी के लिए बहुत अच्छा होगा, सीटेट का एग्ज़ाम जिनका है उनके लिए होगा, सीजीएल का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और करंट्स आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करंट सारा का सारा हम उसी से वहीं से हम पढ़ा करके ही क्वेश्चन जो है आपके फंसाने वाले हैं, जो करंट के क्वेश्चन है। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5.8%। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो आपको बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष में लागू किया गया था। अब हिंदू विधवा पुनर्विवाह बताइए कब लागू किया गया था। ये मैं एक आपको वो क्या बोलते हैं, एक हिंट दे रहा हूं कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। अब उसी के कार्यकाल में बताइए कि ये उसके कार्यकाल में कौन सा ईयर आता है। 1906 आएगा, नहीं आएगा। 34 नहीं आएगा। 1890 नहीं आएगा। 1856। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। कब पारित किया गया था, 1956 में। इससे हुआ क्या, इस अधिनियम के पारित होने से जो हिंदू विवाह जब जिसका किसी महिला का हो गया, जैसे मान लीजिए किसी महिला का नाम है शीतल, नाम है मान लीजिए, किसी महिला का नाम क्या है, शीतल है, और उसका विवाह क्या हो गया, एक मनोहर नाम के लड़के से हो गया। तो जब मनोहर नाम, अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, जैसे शादी के 5 साल के बाद अकारण जो है मनोहर की मृत्यु हो जाती है। जब मनोहर की मृत्यु हो जाएगी तो ये जो शीतल है, मान लीजिए अगर इसकी शादी जो है 20 साल की शीतल थी, तब उसकी शादी जो है वो 22 साल के मनोहर से कर दी गई। और 5 साल बाद यानी 27 साल की उम्र में एक्सीडेंट की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से मनोहर की मृत्यु हो जाती है। तो शीतल की अभी उम्र होगी 25 साल। और ये अगर हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू पहले, या मतलब 1856 के पहले जो है, अब शीतल को क्या होगा, अपनी जो रेस्ट लाइफ है, मतलब उसकी जो बची हुई उम्र है, वो सारा उम्र विधवा के रूप में बिताने का ये प्रावधान था, और इसको शादी करने का अधिकार नहीं था। तो उसी को इसने लॉर्ड डलहौजी ने खत्म किया और एक नया अधिनियम लाया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इससे क्या हुआ, जो विधवाएं थी हिंदू धर्म में, उनको एक नया जीवन मिला। वो अपने मतलब जो रेस्ट वाली लाइफ थी वो भी शादीशुदा होकर के बिता सकती थी, वो दोबारा शादी करने के लिए एलिजिबल हो गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब बताना है कि विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से जो है विलियम जोन्स कप संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव यानी इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है कि वो आयोजन
कहाँ किया गया था? वो आयोजन किया गया था उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। अब उड़ीसा की जगह उड़ीसा लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो किस राज्य का, इस इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, यानी 900 से कम है। तो इससे हरियाणा का है 879। 879 900 से कम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो वो है 879। अब बताइए भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? भारत का लिंगानुपात, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि भारत का लिंगानुपात कितना है। अगर भारत का लिंगानुपात आप बता लीजिए तो बताइए कि जो भारत के अंदर जो स्टेट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है किस राज्य का लिंगानुपात है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो भारत का है 943। और सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है? ये है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। इसका लिंगानुपात कितना है? 1084। और सेकेंड टॉप पे कौन सा है? सेकेंड टॉप पे है पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना है? 1038। अब बताइए लिंगानुपात होता क्या है, मतलब लिंगानुपात कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है? 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। तो ये जो 943 है ये क्या डिकोड कर रहा है? 943 डिकोड कर रहा है कि भारत में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या केवल 943 है, तो इसी को लिंगानुपात बोला जाता है। और ये 1084 क्या डिकोड कर रहा है? 1084 ये डिकोड कर रहा है कि जो केरल वाला राज्य है, भारत में जो केरल राज्य है वो जो है उसमें 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। यही होता है लिंगानुपात। आप समझ पा रहे होंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। अब लिंगानुपात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो अब मार्च जो है, मतलब जो प्रीवियस में चल रहा था उससे अब बदल के मार्च अप्रैल कर दिया जाएगा। तो प्रीवियस में क्या चल रहा था? जो आरबीआई का फरवरी 2020 के पहले आरबीआई का जो है लेखा वर्ष क्या हुआ करता था वही बताना है। ये होता था जुलाई से लेके जून तक। चलिए गले में थोड़ी हमें दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की है। 40 वर्ष पूर्व जो है वो किस संगीत समूह को बंद कर दिया गया था, मतलब वो बंद हो गया था और फिर उसने अपनी वापसी की घोषणा की? ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भी जो है ना वो करंट से ही था। ये था ABBA। ABBA है क्या? ABBA जो है स्वीडिश यूरोपीय बैंड है। कहाँ का बैंड है? स्वीडिश, मतलब स्वीडन का है। स्वीडिश यूरोपीय बैंड था जो 1970 के दशक में ना बहुत फेमस था। 1970 के दशक में बहुत फेमस था। और इन जो इसके सदस्य मतलब थे उनको आपसी रंजिश की वजह से ये बैंड जो है
वो टूट गया था। तो उसने फिर अपनी वापसी की घोषणा की है कि सितंबर 2021 में हम फिर आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से कौन सा अनुष्ठान किया जाए तो बलिदानी व्यक्ति का जो है अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। अब आपको बताना है कि प्राचीन भारत में लोग जो है ये विश्वास करते थे कि इनमें से यानी हिरण्यगर्भ, संवातन, मेघा जनन या उपनयन कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जाए जिससे जो है वो प्राचीन काल में, प्राचीन जो भारत है उसमें सबसे टॉप पे कौन आते थे? ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य, फिर आते थे शूद्र। तो जो वैश्य और शूद्र में ये मिथ था कि वो एक अनुष्ठान करेंगे जिसका नाम था हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, वो कर देंगे तो उसके बाद जो उनका अगला जन्म है, ये मतलब जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि मरने के बाद अगला जन्म होता है, तो अगला जन्म जो उनका होगा वो एक क्षत्रिय के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? क्षत्रिय के रूप में। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक यज्ञ कराते थे, वो भी किसके सहयोग से? ब्राह्मणों के सहयोग से ये यज्ञ कराया जाता था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणों की सुप्रमेसी को दिखाता है। ये प्राचीन भारत में ब्राह्मणों की सुप्रमेसी बहुत ज्यादा थी, तो उसको ये डिकोड मतलब कर सकते हैं कि इंडिकेट कर रहा है। तो वो ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है वो किया जाएगा, जो मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अगर संपन्न किया जाता है तो अगले जन्म में उस व्यक्ति की जो है जन्म क्या होगा? क्षत्रिय के रूप में होगा। ये क्षत्रिय भी करते थे कि हमारा जन्म कहीं वैश्य और शूद्र में ना हो जाए, तो वो लोग भी करते थे कि ये हिरण्य गर्भ जो है वो हम अनुष्ठान कर देंगे तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो फिर से क्षत्रिय के रूप में होगा। अब हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है? हिरण्य गर्भ का मतलब होता है, हिरण्य गर्भक मतलब होता है सोने के अंडे के भीतर रहने वाला, यानी पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांति की अवस्था ही हिरण्य गर्भ के सोने के अंडे के समान होता है। पूर्ण शांति की अवस्था, पूर्ण पूर्ण शांति की अवस्था जो है वही कहलाती है हिरण्य गर्भ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? वो खुदाई द्वारा? नहीं। ऑप्शन बी, उत्खनन द्वारा। और उत्खनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्खनन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम प्रकार का खनन, यानी सर्वश्रेष्ठ खनन, यानी जो खनन बहुत ही सावधानी और बारीकियों को ध्यान में रख के किया जाता है उसको बोलते हैं उत्खनन। उत्खनन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है लंबवत और दूसरा कौन सा होता है? क्षैतिज। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि उत्खनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है लंबवत, एक होता है क्षैतिज। और उत्खनन का मतलब है ऊपर ऊपर से की गई खुदाई को ही उत्खनन बोला जाता है। अगर भूगर्भ के अंदर से खनिज प्राप्त करना है और फिर खोदा जा रहा है तो उसको बोलते हैं खनन। तो उत्खनन और खनन में एक बेसिक सा अंतर है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020, फिर से करंट का क्वेश्चन है। सितंबर 2020 में यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मतलब आपको बताना है कि सितंबर 2020 में ये करंट का क्वेश्चन था, किसे जो है वो यूएनडीपी जो है उसके सद्भावना राजदूत के रूप में
नियुक्त किया गया था। इनका नाम था येमी अदाले। क्या नाम था? येमी अदाले। अब बताइए जो है, ये जो बोल रहा है ना, यही यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी बोला जाता है। अब बताइए यूएनडीपी क्या काम करती है? यूएनडीपी का काम क्या होता है, मतलब किस पर्पज से यूएनडीपी को जाना जाता है? यूएनडीपी क्या करती है? वो सतत मानव विकास में बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले करती है, अपना रोल प्ले करती है सतत विकास में। अब सतत विकास होता क्या है? कई लोग जानते होंगे, सतत विकास ही नहीं पता होगा। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो पर्यावरणीय पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रख करके किया जाता है, यानी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा करके जिस विकास को इंश्योर किया जाता है उसी को बोला जाता है सतत विकास। और सतत विकास जो होता है ना, बहुत समावेशी होता है। मतलब समावेशी का मतलब होता है, सतत विकास जो है किसी एक ग्रुप या एक गांव या एक समाज को नहीं टारगेट करता, ये पूरे मतलब समाज को टारगेट करता है, पूरे देश को टारगेट करता है। सतत विकास जो है बहुत समावेशी, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतत विकास बेनिफिट पहुंचाता है। अब बताइए यूएनडीपी का कार्य क्या होता है? यूएनडीपी क्या करता है? जो विकासशील देश है उनको विशेषज्ञों की सलाह प्रोवाइड कराता है, प्रशिक्षण प्रोवाइड कराता है और अनुदान भी प्रोवाइड कराता है। और सबसे ज्यादा इसका ध्यान किस किस जिसको बोलते हैं, जो अल्प विकसित देश हैं उस पर सबसे ज्यादा इसका ध्यान रहता है। तो अल्प विकसित देशों को एक और नाम से जाना जाता है। बताइए कि अल्प विकसित देशों को कौन से नाम, एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। किस नाम से जाना जाता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, अल्प विकसित देश जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतुओं की रचना, स्वरूप और पारिस्थितिकीय वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब बताइए, जिस वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत जीव जंतुओं की रचना, स्वरूप और पारिस्थितिकीय वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलेंगे, अगर ऑप्शन से भी टिक किया जाए तो ये जीव जंतुओं की रचना के और स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? जंतु विज्ञान। छिपकली विज्ञान होगा? नहीं होगा, छिपकली विज्ञान में बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है, केवल छिपकली के बारे में अध्ययन किया जाएगा। वनस्पति विज्ञान में पौधों के बारे में जाना है। नृजातीय विज्ञान मतलब जिनकी तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन होगा क्वेश्चन, ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा? जंतु विज्ञान। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। इसीलिए एक बहुत फेमस नेता थे जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, उन्होंने कहा था जो दिल्ली का रास्ता है ना, इनका एक बहुत बड़ा कोट है, दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होके जाता है। कहाँ से होके जाता है? लखनऊ से होके जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये बहुत बड़ा कोट है कि जो दिल्ली, मतलब आपको अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो किसको याद रखना होगा? उत्तर प्रदेश को आप भूल नहीं सकते। इसीलिए आप देखते होंगे जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होता है वो कोशिश करता है कि उसका जो चुनाव हो वो जो उसका लोकसभा सीट है वो एमपी जो बने वो उत्तर प्रदेश से ही बने। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? 543। इतनी सीटें लोकसभा में हो सकती हैं।
अब बताइए कि दिल्ली के बाद मतलब उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राष्ट्रसभा सीटें मतलब लोकसभा सीटें किस में है? वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 48। अब बताइए महाराष्ट्र के बाद किस स्टेट का नाम आता है जिसकी लोकसभा सीटें मतलब थर्ड वाला स्टेट बताना है जिसकी लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको बताना है। चलिए, फर्स्ट पे मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड वाला आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में खेड़ा में आए बाढ़ के बाद इनमें इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? खेड़ा जो जगह है वो कहाँ है? वो है गुजरात में। 1918 में गुजरात में खेड़ा में बहुत भयानक बाढ़ आई जिससे क्या हुआ, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फसल जब किसान उगाएगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा? तो वो कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखेगा या बेचेगा तभी टैक्स भरपाई कर पाएगा। तो इनमें से आप किसी ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए जिसने नो टैक्स कैंपेन चलाया था कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों को हमको टैक्स इस बार देना ही नहीं है। तो बताइए कौन किसने चलाया था? महादेव देसाई ने चलाया था, मोरारजी देसाई ने चलाया था, कि वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, कि त्रिभुवन दास ने चलाया था? वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। अब वल्लभ भाई पटेल जो है ये जो है जो बारदोली सत्याग्रह चलाए थे ना, उससे इनका नाम पूरे देश में फेमस हो गया। बारदोली सत्याग्रह कब इन्होंने चलाया था? 1928 में। तो आपको ये भी याद रखना है, इनका बहुत बार नाम पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो उसमें इनका नाम दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, क्या कि बताना होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? वल्लभ भाई पटेल। इनका एक नाम भी है जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस पुरुष से? लौह पुरुष कहा जाता था। इनकी इरादों की वजह से इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। मतलब लोहे के समान ये इनके इरादे जो है बहुत मजबूत है। अब बारदोली सत्याग्रह क्या बेसिकली क्या था? बेसिकली ये किसान आंदोलन था। किसानों के लिए ये बहुत मुखर रहे थे अपने समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए 19 नवंबर को या 10 अक्टूबर को कि 14 सितंबर को या 25 नवंबर को? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये। अब बताइए 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, और 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आंसर बता रहा हूँ लेकिन पहले आप बताइए। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और 25 नवंबर क्या मनाया जाता है? जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का उन्मूलन है, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, इसको कह सकते हैं महिला हिंसा, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। यानी कई बार आप देखते हैं कि महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, या और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा भड़काती हैं। तो उसको जो है उससे उस चीज़ से उबरने के लिए उसको जो 25 नवंबर को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका उन्मूलन कैसे हो, उससे निपटा कैसे जाए, उससे उबरा कैसे जाए। अब बताइए 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी मैंने जस्ट अभी रिपीट किया है। और 14 सितंबर को, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डाक डाक दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस ये है अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने होंगे।
चलिए यहीं पे हमारे जो 25 क्वेश्चन जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जो जैसे कि इस बार एसएससी जीडी का सिलेबस चेंज हुआ है। इस बार जो हर एक पोर्शन से, मतलब जो रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश या हिंदी है, उसके बाद जीएस या जीके है, मतलब जीएस जीके दोनों है, यहाँ एंड का साइन रहेगा। तो इससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के? मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। 40 40 40 और 40, यानी 160 नंबर का क्वेश्चन 160 नंबर का पेपर आएगा। क्वेश्चन होंगे 80। टाइम आपको मिलाएगा 60 मिनट। तो पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता था उसमें जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर एक पार्ट से, यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार क्वेश्चन की संख्या जो है वो घटाई गई है, 80 की गई है। और पहले समय में 90 मिनट मिलता था, अब मिलेगा 60 मिनट, यानी 20 क्वेश्चन कम करके आपका आधा घंटा टाइम और कम कर दिया गया है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा गेम होता है। अब टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो आपका एग्जाम हो जाएगा। एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ गया जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है, जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो एग्जाम से इन, और जो टाइम मैनेजमेंट नहीं किया वो एग्जाम के आउट, यानी बाहर। तो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है आपका एग्जाम, आपके एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत ध्यान रखिए। ये भी ध्यान रखिए किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस पोर्शन में कितना हम टाइम देंगे। जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो दो मतलब एक हफ्ते पहले हम आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाएंगे कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, किस एरिया को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे, किस एरिया को कम टारगेट करेंगे, किस एरिया को स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं कि आप कम पढ़ के भी ज़्यादा आउटपुट ले लें, और जो है अपनी जो कम मेहनत करके भी आप अपनी लक्ष्य तक पहुंच जा रहे हैं, अपनी नौकरी पक्की कर ले रहे हैं। तो हम वो भी बताएंगे कि किस पोर्शन को आप ज़्यादा टारगेट करेंगे, किस पोर्शन को कम टारगेट करेंगे, और कैसे एग्जाम में जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और बिल्कुल नहीं आपको आ रहा है, तो उसमें अभी आप तुक्का लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जब आपका एग्जाम एक हफ्ते मतलब एग्जाम के आपके एक हफ्ते पहले हम वो सारी चीज़ें एक इंक्लूसिव वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी पॉइंट हम कवर करेंगे, ऊपर से नीचे जो जो एग्जाम मतलब बच्चों के सामने जो जो एग्जाम में आपको डाउट फेस करने पड़ते हैं वो सारा चीज़ हम कवर करेंगे A to Z। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और हमारे GS टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा जो भी वीडियो आए या जो भी लेक्चर है पढ़े सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, हम हमारी टीम जो है बहुत ज़्यादा वर्क करके और ज़्यादा मेहनत करके और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और GS टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए यही सिर्फ खत्म करते हैं। जय हिंद।